बाथटब में स्लोअन उस विदाई पत्र को पढ़ती है जो उसने अभी लिखा है और अपनी जीवन लीला समाप्त करने की तैयारी करती है। तभी उसे अपने पिता के घर आने की आवाज सुनाई देती है, जिससे उसे रुककर उनके साथ नाश्ते पर बैठना पड़ता है। नाश्ते के दौरान स्लोअन हर बात की शिकायत करती है और बार बार तुलना करती है कि उसकी बहन चीजें कैसे संभालती थी। पिता शिकायतों से थक जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें आगे बढ़ना होगा। वे स्लोअन का चेहरा पकड़कर जांचते हैं कि वो सच में बीमार है या नहीं और तय करते हैं कि नहीं है। स्लोअन कहती है उसे भूख नहीं है, लेकिन पिता जोर देते हैं कि उसे खाना चाहिए। तभी अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक होती है और मदद के लिए बेताब चीखें सुनाई देती हैं। जब पिता देखने जाते हैं तो स्लोअन बाहर अफरा तफरी की आवाजें सुनती है, चीखते लोग, सायरन और टकराती गाड़ियां। जब पिता वापस आते हैं तो उनके कपड़े खून से सने होते हैं और वे तुरंत वहां से निकलने की बात कहते हैं। स्लोअन अपनी जैकेट उठाकर बाहर निकलती है और तुरंत समझ जाती है कि शहर में अराजकता फैल चुकी है। हर तरफ लोग भाग रहे हैं, जबकि भयानक प्राणी उनका पीछा कर रहे हैं। ज़ॉम्बी सर्वनाश शुरू हो चुका है। एक ज़ॉम्बी औरत स्लोअन को देखकर उसकी तरफ दौड़ती है, लेकिन पिता उसे जल्दी से अंदर खींचकर दरवाजा बंद कर देते हैं। इससे पहले कि वे हट सकें, खिड़की चकनाचूर हो जाती है और घर का अलार्म बजने लगता है। ज़ॉम्बी घर में घुस आई है। पिता उस प्राणी से भिड़ जाते हैं और फर्श पर उससे जूझते हैं। लड़ाई के दौरान ज़ॉम्बी उनकी बाह काट लेती है। वे टूटे शीशे का एक टुकड़ा उठाकर बार बार उसकी छाती में घोंपते हैं, लेकिन कोई असर नहीं होता। जब वे ज़ॉम्बी की आंख में घोंपकर दिमाग तक पहुंचते हैं, तभी वो प्राणी रुकता है। इस भयावह दृश्य से घबराई स्लोअन घर से भाग निकलती है और सड़क पर दौड़ती है, जबकि ज़ॉम्बी उसका पीछा करते हैं। अगले दिन स्लोअन कई अन्य किशोरों के साथ एक स्कूल के अंदर छुपी है। ट्रेस देखता है कि पार्किंग में सिर्फ एक गाड़ी है, इसलिए समूह प्रिंसिपल के दफ्तर में चाबी ढूंढने का फैसला करता है। दफ्तर में उन्हें फर्श पर एक मृत व्यक्ति मिलता है और पास से डरावनी गुर्राहट सुनाई देती है। कैरी सावधानी से कमरे की तलाशी लेता है और अंततः ज़ॉम्बी बने प्रिंसिपल को ढूंढ लेता है। वो एक फोन का इस्तेमाल करके उस पर हमला करता है, जबकि री और स्लोअन भय से देखती रहती हैं। गाड़ी की चाबी मिलने के बाद कैरी कहता है कि उन्हें सभी दरवाजे बंद कर देने चाहिए। सभी मिलकर स्कूल को बंद करने में जुट जाते हैं, लेकिन स्लोअन बहुत घबराई हुई है और एक कोने में अकेले छुप जाती है। वो फोन निकालकर किसी को कॉल करने की कोशिश करती है। रीस उसे ढूंढता है और पूछता है कहीं उसे काटा तो नहीं गया। स्लोअन मानती है कि उसे यकीन नहीं है। बाद में वे जिम में दूसरों के साथ मिलते हैं, जहां समूह रेडियो पर खबर सुनता है। दुर्भाग्य से सिर्फ एक आपातकालीन संदेश बार बार बज रहा है, जिसमें नागरिकों को जहां है वहीं रहने को कहा जा रहा है, क्योंकि मदद जल्द पहुंचेगी। रीस स्लोअन को सांत्वना देता है जब वो उस भयावह पल को याद करती है जब वो पहली बार सड़कों पर भागी थी। भागते समय स्लोअन को चलती गाड़ियों से बचना पड़ा था। उसने एक घर में घुसने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। वो एक ज़ॉम्बी से बचने के लिए समय पर बाढ़ फांद गई, फिर एक झाड़ी के पीछे छुप गई जब उसे कोई आता दिखा। सौभाग्य से वो रीस और कैरी निकले। तीनों किशोर मुख्य सड़क पर वापस आ गए। वहाँ उन्हें ट्रेस की माँ कैरन मिली, जो एक टकराई हुई गाड़ी से बाहर निकल रही थी। ट्रेस उसकी मदद के लिए दौड़ा, जबकि बाकियों को पास में उसकी जुड़वा बहन ग्रेस मिली। कैरन घायल थी, लेकिन उसने जोर दिया कि समूह को चलते रहना होगा। जल्द ही वे एक रिक्रिएशन सेंटर पहुंचे, जहां बचे हुए लोगों की भारी भीड़ अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। बालकनी पर खड़े एक सैनिक ने चिल्लाकर कहा कि अब सिर्फ एक ही जगह बची है और सबको पीछे रहने का आदेश दिया। ट्रेस ने अपनी घायल मां को बचाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने बिना परवाह किए सबको धक्का दिया। जब अचानक गोलियां चलने लगी तो समूह ने वहां से निकल जाना ज्यादा सुरक्षित समझा। उसी शाम वे एक अनजाने घर में छुप गए। कैरन ने बिजली जलाने की कोशिश की, लेकिन कैरी ने तुरंत बंद कर दी और चेतावनी दी कि रोशनी और शोर ज़ॉम्बी को आकर्षित करेंगे। कैरी ने कड़े लहजे में सुझाया कि उन्हें कैरन को पीछे छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि वो उनकी रफ्तार धीमी कर रही थी। घर की तलाशी में उन्हें गिरी हुई मेज के पास फर्श पर खून मिला। कैरी को एक बेसबॉल बैट भी मिला, जिसे उसने हथियार के रूप में रख लिया। ट्रेस ने बाद में बताया कि दूसरी मंजिल साफ है, इसलिए सब ऊपर चले गए। कैरी नीचे रहना चाहता था, लेकिन कैरन ने जोर दिया कि ऊपरी मंजिल ज्यादा सुरक्षित है। नेतृत्व को लेकर बहस के दौरान कैरन ने बताया कि वो और उसके बच्चे खिड़की से निकलकर छत पर चढ़कर अपने घर से भागे थे। बाद में उसने अपने घाव का इलाज किया, जबकि किशोर आराम करने की कोशिश करने लगे। आखिरकार स्लोअन को नींद आ गई और उसने अपने परिवार की यादों के सपने देखने लगे। सपने में उसकी बहन लिली ने एक सुबह उसे स्कूल के लिए उठाया। पिता के बटुए से चुपके से पैसे लेने के बाद लिली ने स्लोअन के बाल ठीक करने में मदद की। स्लोअन को चिंता थी कि वे देर हो जाएगी, लेकिन लिली ने सुझाव दिया कि वे पिता की गाड़ी ले लेंगे, क्योंकि उन्हें पता नहीं चलेगा। हालांकि स्लोअन अचानक उदास हो गई, क्योंकि उसे पता था कि लिली जल्द ही चली जाएगी। उसने पिता को दोष नहीं दिया, लेकिन पिता के साथ अकेले रहने का डर था। लिली ने स्लोअन को उनका नारा याद दिलाया, एक दिन एक बार, और वादा किया कि वो पिता को उन्हें फिर कभी तकलीफ नहीं देने देगी। स्कूल से पहले लिली ने स्लोअन को बर्थडे कार्ड दिया। स्लोअन ने शुक्रिया कहा, लेकिन कार्ड गाड़ी में छोड़ दिया, ये सोचकर बाद में पढ़ेगी। वर्तमान में वापस आते हैं। समूह तब जागता है जब नीचे से कोई आवाज सुनाई देती है। उन्हें एक टूटी हुई खिड़की मिलती है और तभी एक ज़ॉम्बी कैरी पर हमला करता है। वो जल्दी से बच जाता है और बैट से मारता है। कैरन तब देखती है कि बहुत सारे ज़ॉम्बी घर की तरफ आ रहे हैं। फंसने से बचने के लिए समूह भागने का फैसला करता है। उसका मानना है कि ये सबसे सुरक्षित जगह है, क्योंकि खिड़कियां मजबूत हैं। प्रवेश द्वार की जांच के बाद कैरी सबको बताता है कि रास्ता साफ है। कैरन पहले अंदर जाती है, लेकिन ज़ॉम्बी तुरंत उसे देख लेते हैं। ये समझते हुए कि बाकी लोग समय पर नहीं
भाग पाएंगे। वो खुद को चारे के रूप में पीछे छोड़ देती है, जबकि किशोर स्कूल की तरफ भागते हैं। ज़ॉम्बी जल्दी से उसे घेर लेते हैं और उसे खा जाते हैं। भागते समय एक ज़ॉम्बी स्लोन पर टूट पड़ता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। कैरी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन उस पर भी हमला होता है और बैट छूट जाता है। रीस जल्दी से बैट उठाता है और स्लोन को धमकाने वाले ज़ॉम्बी को मार देता है। खून से सने किशोर भागते रहते हैं और अंततः बाड़ फांदकर स्कूल पहुंच जाते हैं। सभी रास्ते बंद करने के बाद वे जिम में आराम करने का फैसला करते हैं। स्लोन बाद में एक बुरे सपने से जागती है और विदाई पत्र अभी भी अपनी जेब में पाती है। उसे दोबारा पढ़ने के बाद वो बाथरूम में जाकर उल्टी करती है और खून धोती है। एक और फ्लैशबैक में लिली बुरी तरह चोटिल दिखती है और स्लोन से कहती है कि वो घर छोड़ रही है। स्लोन उसके साथ जाने की गुहार लगाती है, लेकिन लिली समझाती है कि चूंकि स्लोन अभी नाबालिग है, पुलिस उनका पीछा करेगी। तभी पिता कमरे में घुसते हैं और स्कूल में खराब प्रदर्शन के लिए स्लोन पर गुस्से से चिल्लाते हैं। जब लिली अपनी बहन का बचाव करने की कोशिश करती है, वे उसे थप्पड़ मारते हैं। लिली चिल्लाकर जवाब देती है और कहती है कि यही वजह है कि उनकी माँ चली गई। गुस्से में आकर पिता लिली को फिर से मारते हैं और वो फर्श पर गिर जाती है। वर्तमान में लड़कों को कुछ खाना मिलता है और वे अपने अगले कदम पर चर्चा करते हैं। ट्रेस अचानक करण की मौत के लिए कैरी को दोषी ठहराता है और कहता है कि कैरी ने झूठ बोला था जब उसने कहा था कि रास्ता साफ है। कैरी जोर देता है कि उसने सच कहा था और ज़ॉम्बी सिर्फ उम्मीद से ज्यादा तेजी से आए थे। ट्रेस कैरी को मुक्का मारता है और लड़ाई शुरू हो जाती है जब तक बाकी लोग उन्हें अलग नहीं करते थे। इस तनाव से असहज होकर स्लोन जिम से बाहर चली जाती है। ग्रेस बाद में उसे ढूंढती है और ड्रामा विभाग में मिले कुछ साफ कपड़े देती है। वे नहाने के लिए बाथरूम जाती है और जब स्लोन कपड़े उतारती है तो उसके पिता द्वारा छोड़े गए चोट के निशान दिखाई देते हैं। भाग्य से उसे कोई ज़ॉम्बी के काटने के निशान नहीं है। ग्रेस पूछती है कि स्लोन ने सड़कों पर क्या देखा और स्लोन जवाब देती है कि उसने वही देखा जो बाकी सबने देखा। इसके तुरंत बाद स्लोन घबराई हुई स्कूल के गलियारों में भागती है और मुख्य प्रवेश द्वार के पास गिर जाती है। वो देखती है कि ज़ॉम्बी दरवाजों के बाहर इकट्ठे होकर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। वो दूसरों को चेतावनी देने के लिए वापस दौड़ती है। समूह बाधाओं को मजबूत करता है और बाद में पुस्तकालय के निकास की जांच करता है जहां कोई ज़ॉम्बी नहीं है। वे महसूस करते हैं कि मैदान के चारों ओर ऊंची बाड़ सड़क से आने का रास्ता रोकती है, जो एक संभावित भागने का रास्ता बन सकती है। बाद में स्लोन शोरगुल वाले जिम में आराम नहीं कर पाती, इसलिए वो एक कोने में अकेले लेट जाती है। रीस उसकी जांच करने आता है और वे इस बारे में बात करते हैं कि क्या उनके परिवार अभी भी जिंदा हो सकते हैं। अचानक एक जोरदार धमाका पूरी इमारत को हिला देता है। सब मुख्य प्रवेश द्वार पर दौड़ते हैं। स्लोन बाहर झांक कर देखती है कि बहुत सारे ज़ॉम्बी इलाका छोड़ रहे हैं। दूर एक पेट्रोल स्टेशन से धुआं और आग उठती दिखाई देती है। दोपहर के खाने के बाद ट्रेस घूमने के लिए कैरी से चाबियां मांगता है। सुरक्षा के लिए रीस और स्लोन उसके साथ जाते हैं। तीनों को टीचर्स लाउंज में शराब की एक बोतल मिलती है और वे उसे जिम में वापस लाते हैं। वे एक पीने का खेल शुरू करते हैं और अपनी जिंदगी की शर्मनाक कहानियां साझा करते हैं। हालांकि मूड उदास हो जाता है जब वे महसूस करते हैं कि उनमें से कोई भी कभी सच्चे प्रेम में नहीं पड़ा। उस रात स्लोन सपने में देखती है कि उसके पिता उसके पास आ रहे हैं, खून की उल्टी करते हुए और चीखते हुए। वो अचानक जाग जाती है। पानी लेने जाते समय उसे गलियारे में पीछे से कुछ हिलते हुए महसूस होता है। घबराकर वो दूसरों को जगाती है और दावा करती है कि कोई स्कूल में घुस आया है। वे पुस्तकालय की जांच करते हैं और एक अलमारी के अंदर से आवाज सुनते हैं। जब वे उसे खोलते हैं तो पाते हैं कि उनके टीचर बैक्स्टर हाथ में बंदूक लिए सो रहे हैं। स्लोन उसके जागने से पहले बंदूक उठा लेती है। वे बैक्स्टर को जिम में लाते हैं और उसे खाना देते हैं। वो उनकी बाधाओं की तारीफ करता है, लेकिन दावा करता है कि उसे याद नहीं कि वो स्कूल में कैसे घुसा। किशोर उस पर विश्वास नहीं करते। बैक्स्टर के नहाने जाने के बाद वे बंदूक के बारे में बात करते हैं और उसे छिपाए रखने का फैसला करते हैं। बैक्स्टर को शावर तक पहुंचाते समय कैरी को कुछ संदिग्ध दिखाई देता है। वो वापस दौड़ता है और बाकियों को बताता है कि बैक्स्टर को कांटे का निशान है। कैरी बंदूक उठाता है और उसे मारने का इरादा करता है। बैक्स्टर जोर देता है कि वो संक्रमित नहीं है, लेकिन जब वे सबूत मांगते हैं तो वो भाग जाता है। समूह उसका पीछा करके उसे पकड़ लेता है। वे पुष्टि करते हैं कि उसके सच में कांटे का निशान है। जब सब बहस करते हैं, बैक्स्टर कहता है कि वो चला जाएगा। प्रवेश द्वार पर वो बताता है कि वो एक और सब जिंदा व्यक्ति के साथ स्कूल पहुंचा था जिसे ज़ॉम्बी खींच ले गए थे। संघर्ष के दौरान उस व्यक्ति ने मरने से पहले बैक्स्टर की बाह काट ली थी। किशोर मान लेते हैं कि वो झूठ बोल रहा है और उसे बाहर धकेल देते हैं। दरवाजा बंद होने से पहले बैक्स्टर अचानक कैरी की बाह काट लेता है। समूह कैरी को बाहर निकालने से इनकार करता है और उसे घाव के इलाज के लिए इन्फर्मरी ले जाता है। रीस बताता है कि संक्रमित लोग बेहद ठंडे हो जाते हैं। ये उसने तब सीखा था जब उसने अपने माता पिता को ज़ॉम्बी में बदलते देखा था। बाद में स्लोन गलती से ग्रेस और कैरी को साथ देख लेती है और जल्दी से चली जाती है। वो रीस को ढूंढती है और उसे किस करती है, लेकिन एक अनजान आवाज से वे लुक जाते हैं। इस बीच ग्रेस और कैरी बॉयलर रूम की जांच करते हैं और टूटी हुई खिड़की और एक लाश पाते हैं जो साबित करता है कि बैक्स्टर सच बोल रहा था। जिम में वापस आकर बाकी लोग बताते हैं कि रेडियो पर रैफर्ड में एक आश्रय की ओर जिंदा लोगों को आमंत्रित करने वाला संदेश प्रसारित होने लगा है। समूह इस बात पर बहस करता है कि स्कूल छोड़ना चाहिए या नहीं। बहस के दौरान स्लोन को गलियारे में बैक्स्टर घायल मिलता है जिसे नया कांटे का निशान है। वो अचानक बदल जाता है और ग्रेस पर हमला कर देता है। ट्रेस बंदूक चलाता है, लेकिन गलती से ग्रेस के पेट में गोली लग जाती है। कैरी आखिरकार बैक्स्टर को सर में गोली मारकर खत्म कर देता है। ग्रेस ट्रेस की आबाहों में दम तोड़ देती है। बाद में ट्रेस हिंसक रूप से स्लोन पर हमला करता है और उसे दोषी ठहराता है कि उसने उसका निशाना रोक दिया। इसके बाद स्लोन को अपने फोन पर लिली का एक संदेश मिलता है जिसमें वो उसे घर आने के लिए कह रही है क्योंकि वहाँ सुरक्षित है। भले ही संदेश पुराना हो, स्लोन घर जाने पर जोर देती है। अगली सुबह स्लोन, रीस और कैरी सामान इकट्ठा करके निकलने की तैयारी करते हैं। जाने से पहले स्लोन ट्रेस को ग्रीस के शव के पास बैठे पाती है। वो उससे माफी मांगता है, फिर बंदूक से अपनी जान ले लेता है। तीनों आखिरकार स्कूल छोड़ते हैं। सड़कों पर चलते समय लाशों के बीच ज़ॉम्बी जागने लगते हैं। वे एक गाड़ी का अलार्म बजाकर
उठाकर ज़ॉम्बी को दूर ले जाते हैं और भाग जाते हैं। बाद में वे एक बड़े घर में सावधानी से घुसते हैं। घर के मालिक ने पहले ही अपनी जान ले ली होती है। जब ज़ॉम्बी घर के पास आते हैं तो कैली उन्हें भटकाने का फैसला करता है और वादा करता है कि बाद में मिलेगा। वो बाहर दौड़ता है और उन्हें अपने पीछे ले जाता है ताकि स्लोन और रीस भाग सकें। आखिरकार वे स्लोन के घर पहुंचते हैं, लेकिन सामने के दरवाजे के पास ज़ॉम्बी दिखते हैं। वे एक दूसरे घर के नीचे छुप जाते हैं जब तक सड़क शांत नहीं हो जाती। कई घंटे बाद वे पिछवाड़े में घुसते हैं और स्लोन के बेडरूम की खिड़की से अंदर चढ़ते हैं। बैठक में स्लोन लिली को सोफे पर बैठे पाती है। जब लिली मुड़ती है तो वो ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। स्लोन फर्श पर अपनी बहन से लड़ती है और बेताबी से उसका नाम पुकारती है। ये जानते हुए कि कोई और रास्ता नहीं, स्लोन एक क्रोबार से लिली को मार देती है। रीस उसे संभालता है जब वो टूट जाती है। बाद में गैराज में स्लोन आखिरकार लिली द्वारा दिया जन्मदिन का कार्ड खोलती है। इसमें प्यार भरे शब्द हैं जो उसे मजबूत रहने की हिम्मत देते हैं। स्लोन अपना आत्महत्या का पत्र फेंक देती है और कार्ड रख लेती है। अंत में वो और रीस अपने पिता की गाड़ी लेकर आश्रय की तलाश में शहर से निकल जाते हैं।